तो अब स्टूडेंट्स जो अभी हमने बात की कि एक सिंगल क्लोज लूप जब हमारे पास था तो उसमें जो फील्ड की डायरेक्शन आ रही थी, राइट साइड पे नॉर्थ पोल बन रहा था और लेफ्ट साइड पे साउथ पोल बन रहा था। तो उसी तरह के बहुत सारे जब हम क्लोज लूप इकट्ठे करेंगे तो उनका फील्ड इंटरेक्ट करेगा, उसके इनसाइड लूप के इनसाइड फील्ड यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में स्ट्रांग होता जाएगा और आउटसाइड पे वीक होता जाएगा। तो जब हम उन क्लोज लूप को इकट्ठा करेंगे तो इस तरह हमारे पास वो सारे लूप जब इकट्ठे होंगे तो एक सोलेनॉइड कॉइल बन जाएगी, ठीक है। और उसकी इनसाइड जो हमारे पास फील्ड होगा वो स्ट्रेट लाइन में इस तरह से यूनिफॉर्म होगा, जिसका ये वाला पोल नॉर्थ बनेगा और ये वाला साउथ बनेगा। ये चीज़ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसकी आउटसाइड पे जो फील्ड होगा वो ये हमारे पास बनेगा, ठीक है जी। आउटसाइड पे फील्ड वीक होगा, याद रखिएगा। और सोलेनॉइड की इनसाइड जो फील्ड होगा वो क्या होगा जी, स्ट्रॉन्ग होगा और यूनिफॉर्म होगा। और बाहर जो आउटसाइड पे फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा और वीक होगा। अब इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आउटसाइड फील्ड होगा उन फील्ड लाइंस के बिटवीन जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, फर्दर अपार्ट से, ठीक है, फील्ड लाइंस है। तो इसीलिए फील्ड का इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम कहेंगे कि आउटसाइड पे फील्ड क्या है, वीक है। और नॉन यूनिफॉर्म क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस फील्ड लाइन पे अगर इस फील्ड की हर पॉइंट पे डायरेक्शन देखें तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसका मतलब फील्ड क्या है जी, नॉन यूनिफॉर्म है और क्या है, वीक है आउटसाइड पे। और जो इनसाइड फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म भी है और स्ट्रेट लाइन में है और क्या है जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द आउटसाइड, ठीक है जी। तो आपकी बुक भी ये बात कह रही है कि अगर इनसाइड के फील्ड के साथ बाहर वाले फील्ड का कंपैरिजन करें तो वो ना होने के बराबर है। मतलब आउटसाइड वाले फील्ड को हम जीरो कह सकते हैं, किसको कंपेयर करते हुए, इनसाइड के फील्ड के साथ कंपेयर करते हुए, ठीक है जी। तो ये पॉइंट मैं वैसे भी एंड पे लिख दूंगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स जब हमने लूप्स को इकट्ठा किया तो हमारे पास एक सोलेनॉइड बनी जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है और फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, नॉर्थ टू साउथ है। तो अगर आप यहाँ पे भी राइट हैंड रूल अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। ये देख सकते हैं यहाँ से करंट आया पॉजिटिव, यहाँ ये पहला लूप बनाया है, फिर हमने दूसरा बनाया, आगे फिर लूप की फ्रंट साइड शो की है, बैक साइड पीछे होगी, वो मैंने फिर शो नहीं की, ठीक है। बस दो दिखाने के लिए आपको बता दिए, वही बहुत है। तो ये हमारे पास करंट आया, यहाँ से फर्स्ट लूप के अंदर ये इन होगा, फिर उसकी बैक साइड से यहाँ से होता हुआ ये दूसरे लूप के फ्रंट पे इन होगा, फिर उसकी बैक से यहाँ से होता हुआ ये तीसरे लूप की फ्रंट पे आएगा, फिर यहाँ से तीसरे लूप के अंदर फ्रंट से होता हुआ उसकी बैक से जाके फिर ये चौथे लूप के फ्रंट में आएगा, फिर उसके बैक से जाके पाँचवें लूप के फ्रंट पे आएगा। इस तरह से ये करंट चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा। जब यहाँ आखिरी लूप में पहुँचेगा तो यहाँ से होता हुआ ये करंट दूसरे टर्मिनल पे पहुँच गया, ठीक है जी। इस तरह लूप कंप्लीट हो जाएगा करंट के लिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं, ये करंट की डायरेक्शन है ये, तो इसका मतलब अगर ये फ्रंट साइड पे करंट की डायरेक्शन है तो थंब किस साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे। तो इसीलिए हमने नॉर्थ भी राइट साइड पे मेंशन किया हुआ है। तो ये चीज़ अभी हमने फाइंड की थी, ठीक है जी। तो यही चीज़ स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे शो की है कि अगर हमारे पास करंट देखें यहाँ से आउट हुआ और ये इन हुआ तो उस करंट की डायरेक्शन को मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, डॉट, और ये क्या है जी, क्रॉस। डॉट हम यूज़ करते हैं आउटसाइड के लिए, किसी चीज़ की डायरेक्शन को अगर हमने आउटसाइड पे शो करना हो तो उसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं, डॉट। और क्रॉस हमें क्या बताता है, इन टू द पेज। तो अब ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन थी, ये आउट हुआ फिर इन हुआ, तो यहाँ पे देखें आउट हुआ और ये इन हो गया, वही डायरेक्शन हमने यहाँ पे शो किया है। करंट निकला, ये आउट हुआ और ये क्रॉस में इन होगा, यहाँ से निकला था आउट और ये इन हो रहा है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की है। और अगर ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है ये वाली, तो फील्ड की जो हमारे पास डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ होगी। तो यही वाला फील्ड मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इनसाइड फील्ड क्या होगा जी, स्ट्रॉन्ग होगा, यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। और बाहर क्या होगा, आउटसाइड पे फील्ड वीक होगा और क्या होगा, कर्व्ड होगा, और वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा।
अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इस यूनिफॉर्म फील्ड में एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट कौन सा है जी, P, और इस पॉइंट P पे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर ये चीज़ आप थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में याद करें, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते थे तो गॉसेस लॉ को अप्लाई करते थे। इसी तरह एम्पेयर्स लॉ जब आपको पढ़ाया था तभी ये बात बताई थी कि अगर आप किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करेंगे। और एम्पेयर्स लॉ जब आप अप्लाई करने लगते हैं तो आपको 4 स्टेप्स याद करवाए थे कि अगर आप उन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज देखिए हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक एम्पेयर्स लॉ की वीडियो नहीं देखी वो पहले एम्पेयर लॉ की वीडियो देखे, फिर यहाँ पे आके इस लेक्चर को सुनेगा तो उसको समझ आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि सोलेनॉइड की उस इनसाइड किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने शो किया है कि ये जो सोलेनॉइड की फ्रंट साइड थी ना उसको लेट सपोज मैंने कट कर दिया है, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि यूनिफॉर्म फील्ड है और क्या है जी, स्ट्रेट लाइन में है। तो अब इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा जी, मैं एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले एम्पेयर लॉ का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप कहता है कि आप ड्रा इमेजिनरी क्लोज्ड लूप कॉल्ड एम्पीरियन लूप, कि सबसे पहले एक इमेजिनरी क्लोज्ड लूप जो है वो आप ड्रा करें। ठीक है जी। और वो लूप उस पॉइंट में से लाजमी पास करे जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं सबसे पहला स्टेप फॉलो करता हूँ कि इसी के अंदर इस पॉइंट पे हम एक ऐसा एम्पीरियन पाथ या लूप सेलेक्ट करेंगे, ड्रा करेंगे जो इस पॉइंट पे लाजमी लाई करे या उसमें से पास हो रहा हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्लोज लूप है जो हमने कंसीडर किया, ये वही हमारे पास फील्ड है, ये वही हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, और उस फील्ड के अंदर हमने क्या पॉइंट लिया P, उस पॉइंट P को पे हम फर्स्ट स्टेप एम्पेयर लॉ का अप्लाई करने लगे कि उस पॉइंट P में से एक ऐसा क्लोज लूप सेलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे जो उस पॉइंट में से लाजमी पास करे। तो ये हमारे पास एक एम्पीरियन लूप है जो कि इस पॉइंट P से पास कर रहे हैं। तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे फॉलो किया। पहले स्टेप के अंदर दूसरी चीज़ हमने याद रखी थी कि फिर उस एम्पीरियन लूप या पाथ को हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे भी मैंने वो चीज़ मेंशन कर दी है कि डिवाइडेड द एम्पीरियन लूप। अब हम एम्पीरियन लूप को डिवाइड करेंगे, तो जो हमने यहाँ पे एम्पीरियन लूप लिया उसको हम 4 लेंथ के अंदर डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, L1, L2, L3 एंड L4। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि AB जो है वो L1 लेंथ है, BC जो L2 है, CD L3 है, DA क्या है, L4 है। तो इस तरह हमने एम्पीरियन लूप को लेंथ में 4 लेंथ में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं स्टेप 2, फाइंड द B डॉट डेल्टा L फॉर L1, L2, L3 एंड L4। इस हर लेंथ के लिए आपने क्या करना है जी, B डॉट डेल्टा L का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इस लेंथ AB के लिए, फिर BC के लिए, CD के लिए, DA के लिए। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो जाएगा। तो इसी दूसरे स्टेप को पहले हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट हमारे पास लेंथ क्या आ रही है जी, A to B क्लोज लूप हमने पूरा करना है। जहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे वहीं पे आके एंड करेंगे तो लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली लेंथ लेने लगा हूँ L1, AB इज इक्वल टू L1 के बराबर है। तो देखिए जी, फाइंड द B डॉट डेल्टा L फॉर L1, L2, L3 एंड L4 के लिए हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम L1 के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो B डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू, डॉट को ख़त्म करेंगे, कोस थीटा लगाएंगे, डेल्टा L मतलब हमारे पास जो यहाँ पे लेंथ यूज़ हो रही है वो कौन सी है, AB का नाम क्या है, L1। तो इस डेल्टा L की जगह क्या आ जाएगा, L1, और डॉट को ख़त्म करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम देखते हैं B और L1 के बिटवीन हमारे पास एंगल कितना है, थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारे पास L1 लेंथ की डायरेक्शन है। ठीक है, तो लेंथ हम बेसिकली करंट की ही डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो ये L1 आ गया इस डायरेक्शन में, B भी आ गया इस डायरेक्शन में। तो दोनों क्या है, पैरेलल। पैरेलल में एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, 0।
तो थीटा क्या आ गया 0। तो यहाँ पे जब cos 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, 1 को BL1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा BL1 आएगा। तो ये हमारे पास B डॉट डेल्टा L1 का जो प्रोडक्ट आया वो हमारे पास आया जी BL1। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम फॉर लेंथ L2 के लिए फाइंड करेंगे। वो हमारे पास क्या आएगा जी B डॉट डेल्टा L2 इज इक्वल टू B डेल्टा L की जगह L2 लेंथ यूज़ करेंगे, ये वाली B2C, ठीक है, उसका नाम है L2। तो L2 इंटू कॉस थीटा। अब देखें स्टूडेंट्स लेंथ हमारे पास ये है और फील्ड ये है, दोनों क्या है यहाँ पे, लेंथ ये फील्ड ये, एंगल यहाँ पे क्या बनेगा 90। लेंथ L2 और फील्ड क्या है परपेंडिकुलर। यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं, अगर ये हमारे पास B है तो ये हमारे पास लेंथ है, तो यहाँ पे आप गौर से देखें एंगल कितना है जी 90, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या 0 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 0। उसके बाद आते हैं फॉर लेंथ L3, इस लेंथ की बात करते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स गौर से देखें तो ये वाली जो साइड है लेंथ L3 ये फील्ड से बाहर चली गई है, इसका मतलब यहाँ तो फील्ड है ही नहीं, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसलिए पहले मैंने यहाँ पे लिखा B डॉट डेल्टा L3 इज इक्वल टू BL3 cos थीटा। अब यहाँ पे B हमारे पास क्या है जी 0, क्योंकि ये लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में लाई ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब B की वैल्यू 0 है। तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह फॉर लेंथ L4 हमारे पास आखिरी लेंथ रह गई है D2A, ये वाली लेंथ रह गई है। तो अगर इसको गौर से देखें लेंथ ये है हमारे पास, फील्ड ये है, तो फिर एंगल कितना बन रहा है 90। यहाँ पे गौर से देखें D2A लेंथ ये है, फील्ड ये है, तो एंगल क्या बनेगा 90। तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमने 4 लेंथ पे B डॉट डेल्टा L का जो प्रोडक्ट है वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 पे हम क्या करते थे कि इनक्लोज्ड करंट को फाइंड करते थे। अब इनक्लोज्ड करंट हमारे पास कौन सा है जी, ये वाला इनक्लोज्ड करंट, ये वाला, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो सिंगल लूप के लिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तब इनक्लोज्ड करंट अगर हमारे पास एक लूप है तो फिर क्या होगा I। अगर हमारे पास एक लूप की बजाय बहुत सारे लूप आ जाएंगे, क्योंकि हम सोलेनॉइड कॉइल यूज़ करेंगे, यहाँ पे तो हमने सिंगल लूप लिया है ना, लेकिन हम बहुत सारे लूप लेंगे, n लूप्स होंगे हमारे पास। तो n लूप्स में हर लूप की जो लेंथ L1 होगी उसके अक्रॉस हमारे पास B डॉट डेल्टा L का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ। हर नंबर ऑफ टर्न्स, हर लूप में जो L1 लेंथ होगी उसके अक्रॉस जो हमारे पास B डॉट डेल्टा L का प्रोडक्ट आ रहा है वो कुछ ना कुछ आ रहा है, बाकी लेंथ क्या हो रही है 0 हो रही है। तो लेंथ L1 है तो वो एक सिंगल लूप के लिए होगी। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स लूप है तो फिर उसके लिए लेंथ क्या होगी NL1 होगी। फिर इसी तरह हम कहते हैं करंट थ्रू n लूप्स, मतलब अगर n लूप्स हैं, एक लूप है तो फिर तो आ जाएगा ना L1I। अगर n लूप्स हैं फिर हर लूप के अक्रॉस अगर करंट को देखें या n लूप्स के लिए करंट को देखें तो वो क्या बनेगा NL1 इंटू I बनेगा। तो यही हमारे पास क्या होगा इनक्लोज्ड करंट होगा फॉर द नंबर ऑफ लूप्स। तो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ इनक्लोज्ड करंट इज इक्वल टू, मतलब अगर सोलेनॉइड का केस है तो उसमें नंबर ऑफ लूप्स बहुत सारे होंगे, तो इसीलिए इनक्लोज्ड करंट क्या आ जाएगा NL1I आ जाएगा, कि मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ लूप्स हैं, हर नंबर ऑफ लूप्स के अक्रॉस उसकी एक लेंथ जो L1 वाली होगी उसके अक्रॉस जो करंट होगा वो क्या होगा I, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास टोटल यानी कि पूरी सोलेनॉइड की हम बात कर रहे हैं कि उसके नंबर ऑफ लूप्स के अक्रॉस जो इनक्लोज्ड करंट होगा वो क्या होगा NL1I होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था थर्ड स्टेप। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप 4 पे कि अब हम क्या करेंगे अप्लाइंग एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर लॉ को अप्लाई करके हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे थ्रू अ सोलेनॉइड। तो ये हमारे पास एम्पेयर लॉ की इक्वेशन है। अब हमारे पास जो लूप था उसकी 4 लेंथ थी, 4 पैचेस बने थे, तो हम लिखेंगे जी समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक 4 तक, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो 4 तक इंटू B डॉट डेल्टा L इंटू I। अगर 1 वाली चाहिए तो I की जगह 1, अगर 2 वाली चाहिए टर्म तो आप यहाँ पे I की जगह 2 लिख देंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हमने लिख दिया I।
इज इक्वल टू, किसके इक्वल था जी, म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड। ये हमारे पास एम्पेयर लॉ की स्टेटमेंट है। तो अब इसी को देखते हुए वैल्यूज पुट करते हैं। सम है जी बी डॉट डेल्टा एल का, तो हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 4। तो उन 4 साइड्स का हम यहाँ पे रिजल्ट निकाल चुके हैं। ये हमारे पास L4 का रिजल्ट 0, L3 का रिजल्ट भी 0, L2 का रिजल्ट भी 0, और स्टूडेंट्स L1 का जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो था BL1। तो यहाँ पे पुट करते हैं 4 वैल्यूज़। पहले की क्या आ जाएगी, BL1 रिजल्ट आया है कुछ ना कुछ, और दूसरा 0 हो गया, तीसरा 0 हो गया, 4 वाला भी 0 हो गया। इज इक्वल टू ये म्यू नॉट वैसे का वैसे, करंट इनक्लोज्ड हमारे पास क्या आया जी, NL1I आया था। तो यही इनक्लोज्ड करंट की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, सारे 0 इसमें सम करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये BL1 ही रहेगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट वैसे का वैसे, ये NL1I जो है वो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये L1 से कैंसिल हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I। ये हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई है, फार्मूला आ गया है जो हमने टारगेट हमारा था, जो हमने फाइंड करना था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो इसका मतलब जो हमने एक सोलेनॉइड में एक पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो हमारे पास क्या आ गई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I आ गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा अगली स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट MCQs आने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। उन पॉइंट्स को मैं शॉर्टकट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि उनमें से ज़रूर आपके कुछ ना कुछ MCQs जो हैं वो क्लियर होंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है जी, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। कि सोलेनॉइड के आउटसाइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी जी, नॉर्थ टू साउथ पोल होगी। और आउटसाइड फील्ड जो है वो नियरली इक्वल टू 0 होगा जब हम उसे कंपेयर कर रहे होंगे इनसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। तो सेकंड नंबर पे क्या है जी, फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। कि इनसाइड जो फील्ड होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, यूनिफॉर्म होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी जी, साउथ टू नॉर्थ पोल होगी। इसी तरह थर्ड नंबर पे क्या है जी, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो अभी हमने कैलकुलेट की, म्यू नॉट NI आया था, उस N को हमने एक्सपेंड किया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से। और इस अगर फार्मूले में हम देखें तो जो B है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, कि अगर आपके पास सोलेनॉइड कॉइल के नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दिए जाएं तो फील्ड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसी तरह जो B होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, कि अगर आप करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो फिर भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड वो भी बढ़ जाएगा। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्न्स जो N हमने यूज़ किया है ये तभी आप होगा जब आपकी लेंथ जो है वो सोलेनॉइड की कांस्टेंट रहेगी। तब अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब B की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब आपका कोई कंप्रेशन वाला केस हो सकता है, तो उसमें आपके पास लेंथ नहीं चेंज हो रही बल्कि आप उसको कंप्रेस करेंगे तो नंबर ऑफ लूप्स जो है वो आपके बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि फील्ड वहाँ पे बढ़ जाएगा। इसी तरह हमारे पास लास्ट रिलेशन है जी, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो आपने कांस्टेंट रखने होंगे, और लेंथ को जो है वो आप चेंज करेंगे तो B के इफेक्ट में भी चेंज पड़ेगा। इसकी वजह से डायग्राम बना के आपको इजीली मैं समझा सकता था, लेकिन इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो जो है वो मैक्सिमम टाइम पे पहुंच रही है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जस्ट वो पॉइंट्स आपको बता दूं ताकि MCQs के लिए जो है वो आप याद रख सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करूँगा। तो फिलहाल इनको डिस्कस कर लेते हैं, आप इनको याद कर लें। कि सेकंड नंबर पे हमारे पास कुछ MCQs हैं जी, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ हम L कंसीडर कर लेते हैं। उस सोलेनॉइड को हमने कट किया जी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक सोलेनॉइड है उसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है, और उनमें जो करंट की डायरेक्शन है वो दोनों में सेम है। तो अब हमें बताएं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पर क्या फ़र्क पड़ा होगा, क्या फील्ड सेम रहेगा कट करने के बाद, या चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या होगा। तो बेटा याद रखिएगा, जब आपके पास सोलेनॉइड का केस आएगा तो सोलेनॉइड के केस में उस सोलेनॉइड की कॉइल को 2 इक्वल पार्ट्स में जब आप कट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखें हमारे पास फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ठीक है, N की जगह हम लिखेंगे N/L, यानी कि ये वाला रिलेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला।
तो जब आप सोलेनॉइड को कट करेंगे तो इसका मतलब कि कट करने से उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जितनी लेंथ कम होगी उतने नंबर ऑफ टर्न्स भी तो कम हो जाएंगे। तो देखें, जब आपने सोलेनॉइड को कट किया होगा तो लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। जब लेंथ आपकी हाफ हुई होगी तो ज़रूर नंबर ऑफ लूप्स भी कम हुए होंगे, तो नंबर ऑफ लूप्स भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास वही दोबारा फार्मूला बन जाएगा। तो इसका मतलब जब आप सोलेनॉइड को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम रहता है। ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स आप एक और पॉइंट याद कर सकते हैं, वो भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि इफ़ कंप्रेसिंग सोलेनॉइड विल इंक्रीज एन, यानी कि अगर आप उसको कट नहीं कर रहे सोलेनॉइड को बल्कि उसको कंप्रेस कर रहे हो, तो अगर आप सोलेनॉइड कॉइल को कंप्रेस कर रहे हो तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएंगे। जब नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर बी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने डायग्राम नहीं बताई कि एज पे जो है वो फील्ड हाफ हो जाता है, लेकिन आप इसको अभी फ़िलहाल याद कर लें। इंशाल्लाह इन सारे एमसीक्यूज़ को हम एक एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एजेस, जब सोलेनॉइड का केस होगा तो सोलेनॉइड के केस में जो एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी μ0NI/2, मतलब हाफ हो जाएगी। ठीक है, पहले हमारे पास क्या थी, μ0NI थी ना, तो एजिस पे क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक और एमसीक्यूज है जी, मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड कॉइल के रेडियस पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक और एमसीक्यूज है जी कि अगर हमारे पास 2 सोलेनॉइड की कॉइल्स हैं और उनको हमने पैरेलल रखा हुआ है, याद रखिएगा ये कोएक्सियल नहीं है बल्कि पैरेलल रखी गई है। आप इनको अगर इस तरह से रखेंगे तो समटाइम्स बच्चे इनको भी पैरेलल पढ़ते हैं, यानी कि यही कॉइल्स अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये पैरेलल नहीं है, कोएक्सियल है। अब ये वाली जब कंडीशन होगी तो फिर इसका मतलब है कि केस भी और बन जाएगा, यानी कि फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि रिपल्जन हो रही है या अट्रैक्शन हो रही है। फिलहाल जो मैं बना के यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इसको गौर से देखें, फिर दूसरे वाला भी आपको याद करवा देते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉइल है, दूसरी ये है, दोनों क्या है जी, पैरेलल, और दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, ये भी नॉर्थ और ये भी क्या है, साउथ। तो अगर इस तरह का केस आ जाए और इनमें करंट की डायरेक्शन सेम हो तो आउटसाइड जो इनका मैग्नेटिक फील्ड होगा, आउटसाइड वो क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ। तो इसका भी आउटसाइड क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, इसका भी आउटसाइड क्या बनेगा, नॉर्थ टू साउथ। तो इसका मतलब यहाँ पे इन साइड वाले रीजन में फील्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये फोर्स लगाएगी इस तरफ, ये लगाएगी इस तरफ, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। ठीक है, तो जब भी 2 सोलेनॉइड कॉइल्स पैरेलल रखी जाएंगी तो एक दूसरे को वो क्या करेंगी, रिपेल करेगी। अब यही कॉइल्स अगर ऐसे रख दो, यानी कि ये ऐसे, तो फिर ये रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आप खुद बनाए और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन भी चेंज करके आप अट्रैक्शन ले सकते हैं। मतलब ये वाली डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे आप, इधर साउथ ले लें इधर नॉर्थ ले लें, तो फिर ये रिपल्जन नहीं होगी, फिर ये अट्रैक्शन होगी। तो डिफरेंट यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकते हैं, बस एक याद रख लें तो बाकियों में मसला नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक ये बड़ी सोलेनॉइड कॉइल है ब्लू कलर की, ये बड़ी सोलेनॉइड कॉइल है, उसके अंदर एक और छोटी सोलेनॉइड की कॉइल हमने रखी हुई है। ठीक है, ये ब्लैक वाली छोटी स्मॉल सोलेनॉइड कॉइल है, ब्लू वाली बड़ी कॉइल है। तो बड़ी के अंदर एक छोटी और कॉइल पड़ी है, दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो वो हमसे पूछेगा कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो याद रखिएगा, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो फिर जो फील्ड होगा इन साइड वो ऐड हो जाएगा। तो इसका भी बी होगा, उसका भी फील्ड क्या होगा, बी होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2B आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक कॉइल हमारे पास फिर से बड़ी कॉइल है ब्लू वाली, और उसके अंदर एक और छोटी कॉइल हमने रखी हुई है, लेकिन अब हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, चेंज। ब्लू कलर में करंट देखें लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ब्लैक वाली में क्या आ रहा है, राइट टू लेफ़्ट। तो दोनों में करंट की डायरेक्शन चेंज है, तो जाहिर सी बात है फिर फील्ड भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, फील्ड इनसाइड 0 आएगी। तो ये भी 2-3 आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन।
वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर एंड तक देखेंगे और स्टार्ट से इसको लेकर एंड तक अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक जो है कम्प्लीटली तौर पे जो है ये तैयार हो जाएगा और अच्छे इसके जो भी MCQs हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की डिस्कशन यही थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर बार देखेंगे। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।